नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इससे पहले आपको 3 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो ध्वनि जो है वो आपको निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है दोस्तों? तो ध्वनि नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 नंबर कह रहा है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश होता है। तो हवा के कण जो हैं वो आपको तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। तो हवा के कण जो हैं वो आपको तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर कह रहा है कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ध्वनि जो है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो आपको सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 83 नंबर कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं, तो आपको अनुदैर्ध्य होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे जो हैं वो आपको अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 84 नंबर कह रहा है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। क्या होगी दोस्तों? तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 85 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है वो आपको सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो कथन डी जो है वो आपको सत्य है। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से भ्रमण करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से भ्रमण करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 87 नंबर कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती हैं। ध्वनि उत्पन्न होती हैं तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती हैं। ध्वनि जो है वो आपको उत्पन्न होती हैं तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 88 नंबर कह रहा है
कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर होता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर होता है तो 0 डेसिबल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 0 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 89 नंबर कह रहा है कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है दोस्तों? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती है। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 90 नंबर कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो है वो आपको लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 91 नंबर कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें तो आपको 331 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें तो 331 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर कह रहा है कि डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो माध्यम की प्रकृति में निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 नंबर कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है तो आपको 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति जो है वो आपको 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर कह रहा है कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली वस्तुओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो आपको पराश्रव्य तरंगे मदद करती हैं। कौन सा तरंगे मदद करती हैं दोस्तों? तो पराश्रव्य तरंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 नंबर कह रहा है कि मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो आपको 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97 नंबर कह रहा है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है तो आपको 20,000 हर्ज से भी अधिक होती हैं। कितनी से अधिक होती हैं दोस्तों? तो 20,000 हर्ज से भी अधिक होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कथन जो है वो आपको सत्य नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कह रहा है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कथन जो है वो आपको गलत है। तो हम लोगों को गलत ही कथन चुनना था। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कथन जो है वो आपको सत्य नहीं है। तो हम लोगों को सत्य नहीं है वही कथन चुनना था। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि की गति जो है वो आपको दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। तो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है, तो आपको सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 102 नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं। तो आपको कथन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो एक कथन जो है वो आपको सत्य है। कथन बी कह रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी कथन जो है वो आपको सत्य है। तो यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 103 नंबर कह रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि जो है वो आपको निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि जो है वो आपको ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 104 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तो आयाम करता है। कौन करता है दोस्तों? तो आयाम करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 105 नंबर कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो है वो आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 106 नंबर कह रहा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो आपको संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो संपीड़न कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 107 नंबर कह रहा है कि एक प्रतिध्वनिक के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। एक प्रतिध्वनिक के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो आपको 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 17 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 108 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो आपको प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपको प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 109 नंबर कह रहा है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो 80 डेसिबल तक मनुष्य ध्वनि सहन कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो आपको 80 डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 110 नंबर कह रहा है कि डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो 22,000 हर्ज की आवृत्ति जो है वो आपको मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 111 नंबर कह रहा है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। तो आपको फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। किससे ढका जाता है दोस्तों? तो आपको फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और उसकी दीवारों को किससे ढका जाता है। तो आपको फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। मैं सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया है। दोस्तों अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।